नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, समय में पीछे। एक ऐसे दौर में जब भारत में मौर्य या गुप्त जैसे बड़े बड़े साम्राज्य नहीं हुआ करते थे। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि उन साम्राज्यों से भी पहले भारत का राजनीतिक नक्शा आखिर दिखता कैसा था। तो सवाल यही है कि अगर कोई एक बड़ा साम्राज्य नहीं था, तो फिर बुद्ध के जन्म से पहले का भारत था कैसा? क्या ये कोई एक देश था या फिर कहानी कुछ और ही थी? इसका जवाब किसी एक नाम में नहीं बल्कि एक नंबर में छुपा है। 16। जी हाँ, 16। यही वो नंबर है जो उस दौर की पूरी राजनीतिक तस्वीर को समझने की चाबी है। पर ये 16 आखिर थे क्या? इन्हें कहते थे महाजनपद। महा मतलब महान और जनपद मतलब लोगों का बसेरा या राज्य। तो ये थे उस जमाने के 16 बड़े बड़े किंगडम्स जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए थे और हर एक की अपनी अलग पहचान थी। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। और हमें ये सब पता कैसे चला? इसका एक बहुत बड़ा और अहम जरिया है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जिसमें इन 16 महाजनपदों की एक लिस्ट दी गई है। तो चलिए इस पुराने नक्शे को परत दर परत खोलते हैं। अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं उस इलाके से जो उस वक्त सत्ता का केंद्र था, सबसे ताकतवर और उपजाऊ इलाका, यानी गंगा के मैदान। ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि ज्यादातर बड़े महाजनपद आज के बिहार और उत्तर प्रदेश में ही बसे थे। गंगा नदी की वजह से यहाँ की जमीन बेहद उपजाऊ थी, जिसने घनी आबादी को और शक्तिशाली राज्यों को पनपने में मदद की। सच कहा जाए तो यही इलाका प्राचीन भारतीय सभ्यता का पालना। और कमाल की बात तो ये है कि इन पुराने राज्यों को हम आज के नक्शे पर भी देख सकते हैं, जैसे कि अंग, मगध, काशी और वज्जी, जो असल में एक रिपब्लिक था, जहां राजा नहीं बल्कि कई कुल मिलकर शासन करते थे। हाँ, इनमें से मगध का नाम जरा ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि इतिहास में ये नाम बहुत बड़ा होने वाला है। चलिए नक्शे पर थोड़ा और पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमें कोशल, मल्ल और वत्स जैसे राज्य मिलते हैं। और फिर आता है शूरसेन, जिसकी राजधानी थी मथुरा, एक ऐसा शहर जो आज भी अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ठीक है, तो अब गंगा के मैदानों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और मध्य और पश्चिम भारत की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि वहाँ कौन कौन से ताकतवर राज्य मौजूद थे। यहाँ हमें 3 बड़े राज्य दिखते हैं। अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, आज के मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में। मत्स्य, जो आज के जयपुर के आसपास का इलाका था। और चेदी, जो बुंदेलखंड में फैला हुआ था। और अब एक ऐसा नाम आ रहा है जो महाभारत की कहानियों की वजह से शायद हम सबको पता है, कुरु महाजनपद। यही तो इतिहास का जादू है। कुरु साम्राज्य का केंद्र था इंद्रप्रस्थ, यानी आज की दिल्ली। जरा सोचिए, जो जगह आज भारत की राजधानी है, वो हजारों साल पहले भी एक शक्तिशाली महाजनपद का दिल हुआ करती थी। अभी तक हमने भारत के दिल की बात की, लेकिन महाजनपदों की दुनिया इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। चलिए अब इस उपमहाद्वीप के किनारों तक चलते हैं, उत्तर पश्चिम से लेकर एकदम दक्षिण तक। दूर उत्तर पश्चिम में 2 बहुत अहम महाजनपद थे, गांधार और कंबोज। और ये ध्यान देने वाली बात है कि इनका इलाका आज के पाकिस्तान और उसके आसपास तक फैला हुआ था। इससे अंदाजा लगता है कि उस समय का भारत कितना विशाल था। और गांधार की जो राजधानी थी तक्षशिला, वो सिर्फ एक कैपिटल सिटी नहीं थी। अरे वो तो उस जमाने में पढ़ाई लिखाई और ज्ञान का एक बहुत बड़ा सेंटर थी। दुनिया भर से लोग वहां पढ़ने आते थे। अब तक हमने जितने भी राज्यों की बात की वो सब उत्तर भारत में थे, पर इस लिस्ट में एक एक्सेप्शन है, एक बिल्कुल अनोखा नाम, अश्मक। ये अकेला ऐसा महाजनपद था जो विंध्य पहाड़ों के पार दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे बसा था। इससे पता चलता है कि इस राजनीतिक दुनिया की पहुंच कितनी दूर दूर तक थी। तो देखिए, एक तरफ उत्तर पश्चिम में गांधार और दूसरी तरफ एकदम दक्षिण में गोदावरी नदी के पास अश्मक। ये दोनों छोर हमें दिखाते हैं कि महाजनपदों का ये संसार कितना बड़ा और कितनी विविधताओं से भरा हुआ था। तो हमने इन 16 राज्यों का एक छोटा सा दौरा कर लिया है। अब चलिए इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत असल में कैसा दिखता था। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। उस जमाने का भारत कोई एक देश या एक साम्राज्य नहीं था।
बल्कि ये 16 अलग-अलग आज़ाद राज्यों का एक मिला-जुला नक्शा था, जो अक्सर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। और शायद इसी राजनीतिक उथल-पुथल ने नए विचारों को भी जन्म दिया, क्योंकि यही वो दौर था जब बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए दर्शन भी सामने आ रहे थे। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या बातें याद रखनी हैं? पहली, कि ये 16 महाजनपदों का युग था। दूसरी, कि असली पावर गंगा के उपजाऊ मैदानों में थी। और तीसरी, कि ये दुनिया आज के पाकिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक फैली हुई थी, एक विशाल और बिखरा हुआ राजनीतिक नज़ारा। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब 16 खिलाड़ी सत्ता के लिए एक दूसरे से भिड़ रहे हों, तो आखिर उनमें से कौन इतना ताकतवर निकलेगा जो बाकियों को हराकर भारत को पहली बार एक बड़े साम्राज्य के नीचे एक करेगा? ये वो कहानी है जो आगे चलकर सामने आने वाली थी।